हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है और मैं घर में ऐसे ही टाइम पास हो रहा था। मेरा स्लीपिंग ब्यूटी बनते जा रही हूँ मैं। मुझे थायराइड हो गया है और पूरी लाइफ मैंने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही है। तो मैंने सोचा सोने से बेटर ये है कि कुछ पॉजिटिव करते हैं हम। तो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इसकी वजह से रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। बच्चे लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है इसमें। इंग्लिश क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। घर में कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है और इंग्लिश पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरा भी ऐसा ही था कि आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू गो टू इंग्लिश मीडियम, मैरी इमैकुलेट गर्ल्स हाई स्कूल, कलीना, मुंबई। तो यहाँ पे आई वॉज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सप्लोर इंग्लिश लैंग्वेज। तो मुझे भी कोई हेल्प नहीं मिलती थी, बहुत प्रॉब्लम होता था। पर अभी मेरे पीछे सब जन ने इंग्लिश ही पढ़ा है हमारे घर में। तो अल्लाह का करम एहसान है कि चलो इंग्लिश आ गया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, फोर्थ स्टैंडर्ड तक तो मैं फेल होती थी भाई। सच्ची बता रही हूँ मैं बहुत फेल वगैरह भी होती थी। एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट में भी होती थी क्योंकि इंग्लिश नहीं आता था। तो ये कोई बड़ी वो नहीं है, ऐसा गलत नहीं सोचना है बच्चे लोग आप लोग को कि नहीं आ रहा है हम नहीं कर सकते, या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में आता है ना तब वो होने लगता है। फिफ्थ स्टैंडर्ड से मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा और अभी तो इतना अच्छा इंग्लिश मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि मैंने अभी इंग्लिश में बुक्स भी लिखा है, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। बच्चे लोग की स्टोरी बुक्स लिखी हूँ मैंने। एक दो नहीं, 40 लिखा है मैंने। तो देखो, इंग्लिश एक चीज इम्पोर्टेंट आपको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते। ये चीज आपके दिमाग में बिठा लो। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है ये आपको समझ में ही आना चाहिए। फिर चाहे आप बेसिक इंग्लिश से आंसर लिखो, नो प्रॉब्लम, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। वेरी सिंपल इंग्लिश लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि टेंथ में क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस बहुत पॉलिश होते हैं। तो बच्चे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि कैसे करेंगे। बट देन you have to understand things and then write in your own words, that is more important। इंग्लिश में आप देखो, हमारे टाइम पे तो नहीं था ये कि सीन अनसीन पैसेजेस वगैरह बहुत कम आते थे। बुक क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक में होते थे वो बहुत आते थे। तो हम लोग याद करते थे। अभी तो याद करने वाला सिस्टम ही नहीं है इंग्लिश में, करेक्ट ना। सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस आते हैं, ग्रामर आता है। तो इट्स वेरी इजी। टेक्निकली अगर आप इसमें ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरी जान, बहुत इंग्लिश इजी है पढ़ना। टॉकिंग में थोड़ा डिफिकल्ट आता है बाद में, बट इस वक्त हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि आपका रिजल्ट जो है इंग्लिश की वजह से खराब ना हो। ठीक है ना, इंग्लिश की वजह से आपका रिजल्ट खराब नहीं होना चाहिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ये आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी बहुत बेसिक में। आई एम नॉट द टॉप, द फेमस, या मैं बोल सकती हूँ कि बेस्ट आप मुझे बोलो। नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ मैं जरूर करूँगी। क्योंकि मैं सोते रह रही हूँ, स्लीपिंग ब्यूटी बन जाऊंगी एक दिन। तो बेटर ये है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। मेरे बच्चे तुम लोग जो हो, मेरी जान, डोंट वरी, विल स्टार्ट। हम एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर चाहे वो 15 मिनट का हो, आधा घंटे का हो, एक घंटे का हो, इंशाल्लाह हम एक में कंप्लीट कर देंगे। और आप वो ध्यान से सुनना, समझना। क्योंकि ये अपना पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में भी थोड़ा बता दिया। अदरवाइज वी विल नॉट वेस्ट टाइम, डायरेक्टली विल स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है ना। और जो भी चीज आपको डिफिकल्टी होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करना, उसको कमेंट में लिख देना। आई एम गोइंग टू ट्राई टू आंसर ऑल दैट थिंग। और दूसरी बात यह है कि आपके आसपास में होंगे लोग, बच्चे लोग होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे बड़े ट्यूशन क्लासेस, या उनको सपोर्ट नहीं है इंग्लिश में। वो भी अपने घर में पहले बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है।
तो उन लोग को थोड़ा सा ये वीडियो दिखा देना, इतना आप कर सकते हो। ऐसे ही हाथ पकड़ के हम आगे चलते हैं, ये दुनिया ऐसी चलती है। और स्पेशली इंडिया में तो ऐसे ही होता है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग भी यही करना, उन लोग को, उनको भी थोड़ा सा, शायद हो सकता है फोन ना हो उनके पास में देखने के लिए, तो अपने फोन से उनको बिठा के मेन मेन चीज लिखा देना जो उनको समझ में नहीं आता है। इतना तो हम एक दूसरे के लिए कर ही सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ऊपर वाला खुश हो जाएगा और वो हमें रिवॉर्ड्स देगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वे द माइंड इज विदाउट फियर। नाउ दिस पोयम इज, टाइटल ही आप देखो कैसा है, इसका टाइटल कैसा है, वे द माइंड इज विदाउट फियर। मतलब ऐसी जगह वहां रहना है इस पोएट को जहां पे उनके माइंड में फियर ना हो। माइंड यानी मन, फियर यानी डर। तो उनको ये चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह रहूं, ऐसी दुनिया में रहूं, ऐसे देश में रहूं जहां पे मेरे माइंड में फियर ना हो। वेरी क्लियर। तो ये पोइट्री किसने लिखा है भाई? ये पोइट्री लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ना रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो 1861 में ही वॉज बोर्न एंड ही एक्सपायर्ड इन 1941। तो आप ये जो पोइट्री, आप टेक्स्ट बुक खोलो, ठीक है। देखो मेरे पास भी टेक्स्ट बुक है, मैंने आज मंगाया टेक्स्ट बुक एंड शॉकिंगली इसकी प्राइस कितनी बढ़ गई है। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि किताब इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। खैर, वन डे व्हेन आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंशाल्लाह। पोइट्री में भी लिखा हुआ है फ्री एजुकेशन फॉर एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज द बुक, बाल भारती। तो आप लोग भी खोलो, बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक, नोटबुक, वन पेंसिल, ये मस्ट है आप जब वीडियो के सामने बैठोगे, स्पेशली मेरे वीडियो के सामने। बिना टेक्स्ट बुक के मैं पढ़ाती नहीं, वरना मैं फोन के अंदर से आके आप लोग को एक चमाट लगा के जाऊंगी, ठीक है ना। तो फटाफट फटाफट चलो ओपन करो और टेक्स्ट बुक ओपन करो। रविंद्रनाथ टैगोर 1861 1904 टू 1941, यानी ये आजादी के पहले ही इनका डेथ हो गई थी। Was the author of Gitanjali and is profoundly sensitive, fresh and beautiful verse। इसके अंदर उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अंडरस्टैंड? collection of poems. Gitanjali is a collection of poems written by whom? Rabindranath Tagore. He became the first non-European to win the Nobel Prize in the Literature in 1930. 1913 में इनको क्या मिला था? Nobel Prize. This poem is one of his vastly read and discussed poem, यानी बहुत पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जाता है, इस पोयम को, और इस पर डिस्कशन भी होता है। इनफैक्ट आई बिलीव ओबामा जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने भी इस पोयम से ही अपना स्पीच ओपन किया था, ठीक है ना। तो ही दिस इज मोस्ट डिस्कस्ड पोयम इन द वर्ल्ड। इट वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन बंगाली एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। पहले इन्होंने ये किसमें लिखा था? उनकी जो मातृभाषा थी वो बंगाली थी, और उन्होंने इसमें बंगाली में लिखा और फिर बाद में खुद ही उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और दिस पोयम इज फ्रॉम हिज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन, ठीक है। टैगोर लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश। आप लोग को तो पता होगा कि हमें कौन हम पे राज करता था? तो ब्रिटिश। और हमें आजादी कब मिली? 1947 को। और इनकी डेथ कब हुई थी? 1941, यानी आप समझ जाइए 6-7 साल पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। Beside political freedom from British, Tagore also appealed to God for social, educational and economic freedom for the people of India। ठीक है ना। ना कि वो बोल रहे हैं कि हमारे को आजादी मिले, बल्कि हमको सोशल भी और इकोनॉमिकली, मतलब हम गरीब बहुत थे। और स्पेशली इन वेस्ट बंगाल के कोलकाता, उस टाइम पे कलकत्ता बोलते थे, अभी कोलकाता बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा वहां पे गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो उन्होंने बहुत देखा है त्रासदी, वहां की हालत बहुत खराब थी उस टाइम पे। तो डेफिनेटली उन्होंने ये दुआ लिखी है। दिस इज अ प्रेयर,
दिस पोएम इज एक्चुअली अ प्रे। उन्होंने ये प्रे लिखा है। किसको लिखा है ये प्रे? उन्होंने दुआ मांगी। किससे दुआ मांगी? हम किससे दुआ मांगते हैं? ऊपर वाले से, ठीक है ना। तो ये प्रे है, ये प्रे उन्होंने ये देश के लिए लिखी और देशवासियों के लिए लिखी कि उनको किस तरह का देश चाहिए। यू गॉट अ पॉइंट? समझ में आया? ओके, नाउ जस्ट रिमेंबर 2 to 3 पॉइंट फॉर द पोएट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आंसर लिखोगे उसमें पोएट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखना कोई हार्ड बात नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि ही वॉज अ राइटर, ही यूज्ड टू राइट पोएम्स, प्लेज, नॉवेल्स, ठीक है। और उनको 2 लैंग्वेज आती थी, बंगाली और इंग्लिश, सो इजी। he is the one who has written a national anthem, Jana Gana Mana. Very important to remember. Gitanjali is a collection of a poem which has won Nobel Prize in 1913, and he was the first non-European person to receive that. मतलब ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप इसमें 2-3 पॉइंट भी आप लिखोगे, बहुत ज्यादा आपको उसमें पॉइंट मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखो बच्चे लोग, मैं कम से कम नहीं तो भी 4 से 5 साल 6 साल हो गया है मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। आई वॉज नॉट वेल। तो अगर बीच में कभी कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे वापस से ट्रैक पे आने को। मजाक मत उड़ाना मेरी। So my name is Arshun Nisa Sayyar and you can call me Arshun teacher. फेमस हूँ मैं, अर्जुन टीचर, अर्जुन टीचर, अर्जुन टीचर। तो हम पोएम स्टार्ट करते। पोएट के बारे में मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ राइटर, ही यूज्ड टू राइट पोएट, नॉवेल्स, प्लेज एक्सेट्रा। बंगाली और इंग्लिश उनकी लैंग्वेज थी। उनको नोबेल प्राइज मिला था। कौन सी किताब के लिए मिला था? गीतांजलि। गीतांजलि में ये पोएम है, 35 या 35th पेज में ये पोएम है शायद, वो उसमें ये पोएम है, उनको इसमें से इनाम मिला। और प्लस सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उन्होंने जना गण मन लिखा था, हमारा नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी इजी, पक्का आ गया, दिमाग में बैठ गया। नहीं बैठा वापस से पढ़ाऊं, आई थिंक आ गया हो, ठीक है ना। तो जब आपको ये समझ में आ जाता है तो मेरे को कमेंट में लिख देना कि आपको आ रहा है, मेरी भाषा लैंग्वेज समझ में आ गया। आना चाहिए यार, मैंने पूरी जिंदगी पढ़ाया है, ये कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज थोड़ी है मेरी। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, मुंबई भाषा है हमारी, सबको समझ में आती है। नाउ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, ये पहली लाइन। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे हमारे मन में से डर ना हो और सर हमारा हेल्ड हाई, ऐसे। हेल्ड हाई का मतलब क्या होता है? हेल्ड हाई का मतलब क्या होता है? गुलामी से आजादी, आ समझ में। द पोएट ड्रीम ऑफ अ नेशन वेयर पीपल लिव विद सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड करेज, नॉट फियर एंड ऑपरेशंस। यानी उन पे दबाव ना हो, उन पे हैरेसमेंट ना हो। हम आजादी, गुलामी से हमको आजादी मिले, हमारे दिल में दिमाग में डर ना हो। ब्रिटिश का इतना डर था लोगों के अंदर उस जमाने में। वी आर सो लकी, वी आर सो लकी, थैंक्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, सो लकी टू बोर्न इन अ फ्री इंडिया। बहुत लकी है हम लोग इसकी कदर नहीं कर रहे। हम सब इसकी कदर नहीं कर रहे हैं कि हम एक आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आजाद इंडिया में पैदा हुए थे। कितनी तकलीफें उठाए थे उस जमाने में लोगों ने, इतनी तकलीफें उठाई। तो उन्होंने ये दुआ लिखी कि वो फादर के हमारे देश में सबसे पहले हमारे मन में से डर खौफ खत्म हो जाए और हम सब सर उठा के जिए। सर उठा के जीने का मतलब ये है कि आजादी ना हो, आजादी से रहे, गुलामी खत्म हो जाए और रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, इज्जत रहे, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सेकेंड लाइन क्या है? वेयर नॉलेज इज फ्री, सो इम्पोर्टेंट। सो आज भी नॉलेज फ्री ही होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए।
नॉलेज फ्री होना, इल्म, इल्म जो है, इल्म बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं, पढ़ाई बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई क्या करता है? पढ़ाई इंसान को जानवर से अलग करता है। इंसान को इंसान बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? पढ़ाई का है। ये गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है बच्चे लोग? तो ये मत सोचो कि पढ़ने से क्या होगा, डॉक्टर इंजीनियर हम नहीं बन सकते या नहीं बन पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर भी नहीं बनते, लेकिन पढ़ाई करने से क्या होता है? पढ़ाई करने से आप इंसान बनते हैं। बहुत आप अपनी सोसाइटी, अपने घर को, अपने देश को अच्छा बनाते हैं, सोच अच्छी होती है। तो इल्म जो है वो कभी बेकार नहीं जाता। कोई भी चीज आप पढ़ेंगे तो उसका फायदा होता ही है। बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे मेहनत किया, हमको पढ़ाया लिखाया। देखो आज इतनी बीमार भी हूं मैं, तो भी इस पढ़ाई से ही मैं अपना घर चलाती हूँ। मैं बहुत इज्जत से, बहुत एहतराम से लोग मेरे को बहुत इज्जत देते हैं। मेरे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया बहुत इज्जत करते हैं मेरी। पूरी जिंदगी मैंने कमाया इस पढ़ाई से। मेरे माँ बाप को मेरे माँ बाप ने बहुत तकलीफ आए उनको, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई नहीं छुड़ाई कर। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लड़की है उसको घर में बिठाओ, छोड़ो, भगाओ। तो मेरे अब्बा मुझे ना डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका इंतकाल बहुत जल्दी हो गया तो नहीं बना पाए। लेकिन पढ़ाने छोड़े नहीं मुझे। और मेरी मम्मी ने भी हमें, अल्लाह उनको लंबी हयाती दे और तंदुरुस्ती दे, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है हमारे पीछे। लेकिन कभी हमको ये नहीं बोला कि लड़की है तो घर में बैठो, पढ़ना नहीं है, लड़के को पढ़ने दो। इनफैक्ट मेरा बड़ा वाला भाई जो था वो उर्दू मीडियम में पढ़ता था और मेरे को इंग्लिश मीडियम में डाले। फिर उसके बाद में उसको भी फिर मम्मी ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सबको एक ही उसमें डालो। तो फिर उसको भी इंग्लिश में अ, उसको डाले। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू, मतलब 10th पास करने वाली इंग्लिश मीडियम से मैं फर्स्ट हूँ। बल्कि मेरा बड़ा भाई है वो मेरे पीछे था, 1 साल पीछे था। तो दिस इज व्हाट, पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है। मेरे अब्बा गए, 30 साल हो गया अब्बा दुनिया छोड़ के गए, और आज भी चूंकि उन्होंने मेरे पीछे इतनी मेहनत की, देखो मैं कमा रही हूँ और इज्जत से खा रही हूँ। मेरा एक बेटा है, आई एम सिंगल मदर। तो बच्चे लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पढ़ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कुछ नहीं बन पा रही हूँ, पढ़ाई करके क्या करेंगे, लड़की है तो उसकी शादी करके दे दो, छोड़ो, ऐसे नहीं होता है। पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नॉलेज इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं मेरे नाना नानी के पास पली बड़ी हूँ, और मेरे नाना नानी की सोच भी वैसे ही थी, क्रांतिकारी सोच। ये लड़की को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये दुनिया में नाम करेगी। सही बता रही हूँ। जब मैंने अमेजोन पे पहली बुक अपनी पोस्ट किया था, मेरी बुक जब प्रिंट मतलब अपलोड हुई थी, आई वाज इन टीयर्स, कि सही में आज दुनिया में मेरा नाम है। भले नहीं बिक रही है अभी तक, किताब अभी तक, कोई बात नहीं, मैं मेरा काम करूंगी, मैं अपनी मेहनत करूंगी। तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, पढ़ना बहुत जरूरी है और पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। The poet want everybody to be educated, and education should be free. In fact, उन्होंने बोला नॉलेज है। देखो एजुकेशन भी नहीं बोला, नॉलेज। नॉलेज कहीं से भी आ सकती, किसी भी चीज से, जहां से भी आपको नॉलेज मिले आप उसको कलेक्ट करके रखें। ठीक है ना? कम टू द थर्ड सेंटेंस, where the world has not been broken up into fragment। वो चाहते हैं वो ऐसी दुनिया में रहें जहां पे जो है दुनिया बटी ना हो। बटना मतलब दुनिया नहीं बटी। देखो यहाँ पे अभी देश से नहीं, अभी वो दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भी हम बटे हुए हैं। किससे बटे हुए हैं? कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, यू नो। दुनिया में काले हैं तो गोरे का, काले गोरों का वहां झगड़ा हो रहा है। मैन वुमेन स्टैंडर्ड, औरत ये नहीं कर सकती, औरत वो नहीं कर सकती, आदमी ये नहीं कर सकता, आदमी वो सब, ऐसे। इंडिया में तो, हमारे में तो बहुत सारी चीजें हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास,
बहुत सारे कास्ट के हैं यहाँ पे, तो ये सब चीजों में हम बटे हुए हैं। तो लेखक जो चाहते, पोएट पोएट जो ये रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो आजादी के बाद में ये सब चीज इसमें ना हो, सब इक्वल हो, सब इक्वल, हर चीज इक्वल हो। क्योंकि ऊपर वाले ने जब दुनिया बनाई उसने सबको एक ही बनाया, हमने दुनिया में ये सब फर्क डाल दिए। तो फ्रेगमेंट में सेक्शन, कुछ सेक्शन बहुत उनको ऑप्रेस्ड होते हैं, उनको बहुत दबाया जाता है, उनको हेरस किया जाता है, उनके दिमाग में डर होता है, एक सेक्शंस होते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। छोटे छोटे सेक्शंस में है। आज हम सुनते हैं कि क्या क्या हो रहा है हर जगह पे, व्हाट अ पॉइंट। तो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली कि he want a world free from division of religion, race, caste and region। रीजन भी कि भाई यो यूपी वाला है वो यहाँ नहीं आ सकता, वो साउथ वाला है वो नॉर्थ में नहीं आ सकता, ऐसा ना वैसा ना ये ना वो, दुनिया की चीजें। कभी कभी तो मैं बहुत फिक्र होती है मुझे कि मेरे बेटा अकेले कैसे जिंदगी में जिएगा, इतनी दुनिया खराब हुई है। बट देन हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होता है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी एडवांस, देखो घर में बैठ के मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये जो है पॉजिटिव है, और ह्यूमैनिटी थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं हम लोग, ये नेगेटिव। लेकिन इस पे हम काम कर सकते हैं। व्हेन कैन यू कैन वर्क ऑन दिस, राइट? तो डोंट वरी, हम कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। तो पोइट्री हम आगे बढ़ते हैं। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, इसका क्या मतलब है बताओ? नैरो डोमेस्टिक वॉल, he want a world free from division of religion, race, caste and region, and people should speak truthfully from the heart, not with the lies of hypocrisy। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कि बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल where word come from the depth of the truth। डोमेस्टिक वॉल यानी हमारे दिल में, हमारे अंदर हमने दीवार बना के रखा हुआ है, और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हमारी सोच को हमने नैरो करके रखा हुआ है, और इसलिए आ, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। सच बोलना पड़ेगा। वे वर्ड कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी डेप्थ यानी गहराई, ट्रूथ यानी सच्चाई। सच्चाई की जो गहराई होती है वहां से हमारे दिल में से आवाज निकलनी चाहिए। हमारे सोच को, डोमेस्टिक वॉल यानी हमारी सोच, हमारी समझ को छोटा नहीं करना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। now यहाँ पे देखो, टायरलेस मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं तो हम थक जाते हैं, टायर हो जाते हैं, बोलते हैं ना आई एम टायर्ड। टायरलेस मतलब जो थकता नहीं है। स्ट्राइविंग मतलब कोशिश करना, जो बिना थके कोशिश करता है, किस चीज को पाने की कोशिश करता है? परफेक्शन को पाने की कोशिश करता है। वैसे वो दुनिया चाहते हैं कि लोग अपने हाथ, अपने आर्म यानी बाहें, अपनी बाहें फैलाए और उस चीज के तरफ जाएं, परफेक्शन के तरफ जाए। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वे टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, स्ट्रेचेस यानी खोलना, अपनी बाहें खोलना, टुवर्ड परफेक्शन, टुवर्ड परफेक्शन, परफेक्शन के तरफ। परफेक्शन यानी क्या? जो एकदम परफेक्ट हो, कोई भी चीज परफेक्ट। तो टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म, कितना अच्छा है ना ये सोचना है, यानी थको मत। अगर आप एक बार हारो, दो बार हारो, तीन बार हारो, और आप हार हार के बोलो अरे यार अब तो भगाना नहीं हो रहा है यार, अब तो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। कोशिश तो करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के। और बताती हूँ बच्चे लोग, तुम लोग समझो इस बात को, कोई भी चीज से ना हार के नहीं छोड़ो। ये मेरे अप्पा ने हमको, मेरे को बचपन में सिखाया था, कोई भी चीज हार के नहीं छोड़ो, जीत के छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कुछ करना है और उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं है,
अ, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि नहीं आ रहा है, छोड़ भगा। लेकिन उस पे काम करना, उस पे जीत हासिल करना और फिर छोड़ देना कि नहीं हमको इंटरेस्ट नहीं है इसके लिए। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आप लोग को देती हूँ कि इंग्लिश जो है मुझे पसंद नहीं है। इंग्लिश कभी भी नहीं पसंद था। मैंने बोला ना फेल होती थी। तो 6 स्टैंडर्ड तक तो ऐसा था ना कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी थी एक, तो हम लोग को ना वीक में एक लाइब्रेरी पीरियड होता था जिसमें से हमको बुक्स लेना पड़ता था। और नेक्स्ट वीक फिर हमको बुक सबमिट करके नई बुक लेना पड़ता था। 1 वीक का टाइम मिलता था बुक पढ़ने के लिए। और मैं 6 स्टैंडर्ड तक पता है कौन सी बुक पढ़ती थी? तेनालीराम और बिरबल। और आज भी मेरे घर में मैं और मेरा बेटा तेनालीरामा देखते हैं। लव दैट। तो एक दिन हमारी जो प्रिंसिपल थे सिस्टर जसंत, वो अचानक लाइब्रेरी में आया और लाइब्रेरियन ने क्या किया पता है, मेरी कंप्लेन कर दिया कि ये 6 स्टैंडर्ड वाली लड़की ये हमेशा तेनालीरामा एक छोटी सी पतली पतली बुक आती है वो, और या बिरबल की बुक लेके जाती। तो मैं बुक ले रही थी और सिस्टर आके सामने खड़े हो गए और उन्होंने मुझे बोला कि मिस स्टैंडर्ड, ऐसा 6 स्टैंडर्ड। तो उन्होंने ऐसे विच बुक, और मैंने ना हाथ में मेरे अकबर बिरबल था, अकबर एंड बिरबल। उसने बोला कि दिस बुक इज रेड बाय 2nd स्टैंडर्ड चाइल्ड एंड यू आर इन द 6th स्टैंडर्ड, दिस बुक यू आर गोइंग टू रीड। मैं कुछ नहीं बोली, एकदम चुप। तो उन्होंने मेरा गए और एक बुक लेके आए और मेरे हाथ में वो बुक दिया। मेरे हाथ से अकबर बिरबल की बुक ले ली और वो बुक मुझे दी। जब मैंने बुक का टाइटल पढ़ा मेरी तो हालत खराब हो गई। शार्लॉक्स होम। आप लोगों को पता है शार्लक होम्स कौन है? एक डिटेक्टिव, बहुत फेमस है डिटेक्टिव। नाम ही इतना डिफिकल्ट था, मेरी तो हालत खराब हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि ये नेक्स्ट वीक जब आप सबमिट करने आओगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें क्या है। और जब अगर मैं आ जाऊंगी, अगर मैं नहीं रही तो लाइब्रेरियन को आपको ये स्टोरी बतानी पड़ेगी कि इसमें क्या है। बाप रे, लग पड़ी अपनी तो फिर। घर पे गए हम, हाथ में डिक्शनरी और वो एक एक पॉइंट पढ़ो, उसको समझो स्टोरी क्या है, वो डिटेक्टिव कहा जा रहा है, वो इतना डिफिकल्ट है। एक नॉर्मल स्टोरी समझ में आती है तो डिटेक्टिव की, वो कभी यहाँ से एक गुज्जू ढूंढने जा रहा है, कभी वो, इतना डिफिकल्ट। मतलब मेरे को रोना आ गया कि ये क्या मेरे साथ में हो गया। बट थैंक्स टू सिस्टर जसंत, उन्होंने वो जो किया, उनका जो स्टाइल था करने का, वो मिरेकल, इट्स बिकेम अ मिराकल। क्या हो गया मेरे साथ में। फिर मैं वो डिफिकल्ट डिफिकल्ट बुक में पढ़ने लगी एंड आई लव दैट। शार्लक होम इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक। और नैन्सी, वो भी एक डिटेक्टिव लड़की की कहानी है। मैंने बहुत पढ़ा है नैन्सी, और इससे मेरी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो गई और मैं डिक्शनरी यूज करना बहुत अच्छे से सीख गई। सी वॉट एवर हैपन फॉर बेस्ट। फिर मेरी इंग्लिश पे कमांड अच्छी आने लग गई। गॉट अ पॉइंट। तो आप भी ऐसे सोचो, ये मत सोचो कि इंग्लिश नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आएगा? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि नहीं आएगा। ना सिंपल सी लाइन। तो मेहनत करनी पड़ती। देखो यहाँ पे दिया हुआ है राइटर ने, टाइलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, और आप उसमें परफेक्ट होते जाओगे, होते जाओ, होता है ये। फिर where the clear stream of reason has not lost its way. Our thought should be guided by logic and reason, not by blind tradition or outdated custom. समझ में आई बात आपके कि where the clear stream of reason, क्लियर स्ट्रीम यानी क्लियर यानी साफ, स्ट्रीम यानी पानी के झरना टाइप होता है, स्ट्रीम होता है, तो साफ दिखना चाहिए। रीजन, वजह, हैज लॉस हिज वे, मतलब हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं इनटू अ डियरी डेजर्ट सेंड ऑफ डेड हैबिट। डेड हैबिट यानी हमारी जो फालतू वाली जो बातें हैं,
उस पे हम फॉलो करते हैं। बिल्ली ने रास्ता काटा तो नहीं जाना है, चीख लगी तो नहीं जाना है, हाथ, ये हाथ को जा रहा है पैसे आएगा, ये हाथ को, समथिंग लाइक दैट, ऑल दैट थिंग्स यू नो। ये हैबिट होते हैं, अपनी ओल्ड हैबिट्स। समझ में आया? अभी आपको मैं बता दूं कि क्लियर स्ट्रीम यानी एक नदी हो सकती है या धारा हो सकती है। तो उसकी साफ, उसमें वजह होनी चाहिए, एक्चुअली वजह होनी चाहिए। आपके पास वजह नहीं है और आप ऐसे उसके साथ में घूम रहे हो पागल के जैसे। कोई बोल रहा है उठ जाओ तो उठ जाओ, कोई बोल रहा है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, तो उसमें आपके पास कोई सवाल नहीं है। और सवाल पूछा करो, बच्चे लोग आपके पास डाउट आए ना तो उसको पूछो, एक नहीं 1000 सवाल पूछो। आपका हक है ये सवाल पूछना, ये टाइम है सवाल पूछना। क्योंकि एक बार आप जब बड़े हो जाओगे तो आपको अपने बच्चों का जवाब देना पड़ेगा, फिर आप किससे सवाल करोगे? ये टाइम में सवाल करो, बहुत सारे सवाल करो, और आपको जवाब देंगे, आपके माँ बाप जवाब देंगे। वो बहुत प्यार करते हैं आप लोग से। आपको क्या लगता है आपके माँ बाप से प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। जब आप छोटे थे, आपको याद भी नहीं होगा, आपको गोद में उठा के तैयार करके डॉल बना के एक क्यूट सा लड़का, या शर्टिंग शूटिंग करके वाटर बॉटल और छोटा प्यारा सा बैग, मेरे अब्बा भी मुझे ऐसे उठा के स्कूल लेके जाते थे। नर्सरी में, याद भी नहीं, याददाश्त भी नहीं अभी तो, नर्सरी में लेके गए। वो क्या बोलते हैं अपना, फिर वो ऐसे नर्सरी हुआ, फिर केजी, फिर सीनियर केजी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से थोड़ा थोड़ा अपने को याद रहता है, रहने लगता है। उसके पहले तो याद भी नहीं रहता है। हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे कितनी मेहनत किए हैं, ये 10th स्टैंडर्ड तक हमें लाने के लिए उन्होंने कितनी सेक्रीफाइस किए हैं। उसके बाद में उनका एक ही डिमांड है कि आप 10th क्लियर करो। इतना नहीं आप कर सकते हो अपने माँ बाप के लिए? कम ऑन यार, इतना तो हम कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए। करेंगे इंशाल्लाह साथ में मिलके। तो ये लाइन अभी हमने दे दिया, इनटू डियरी डेजर्ट्स एंड डेड हैबिट। नीचे देखो, आपको ना मीनिंग्स भी है नीचे। नैरो डोमेस्टिक वॉर यानी डिविजन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर इन सोसाइटी एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टायरलेस स्ट्राइविंग यानी कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, मैंने बताया ना, कंटिन्यू जो मेहनत करते रहते हैं। स्ट्रेचड एग्जाम यानी एम ऑफ अचीविंग अ गोल। और डेड हैबिट यानी ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। ठीक है ना? और देखो फिर यहाँ पे है where the mind is led forward by the theme। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? The poet pray to God to guide people towards progress in thoughts and deed। जहाँ टी आता है ना, THEE, देखो वहां दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक देखो। टी हमेशा हम ऊपर वाले को कहते हैं। आज समझिए, where the mind is led to forward by टी, यानी हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो फॉरवर्ड हो रहा है ऊपर वाले की तरफ। इन द एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन इनटू, ऊपर वाला हमें कहा क्या बोल रहा है कि एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, यानी हमारी जो सोच है उसको बड़ा करने को, हमारी जो समझ है, हमारा जो एक्शन है उसको बड़ा होने के लिए। जो हम पकड़ के रखे हैं अपने दिल और दिमाग को, बहुत सारी गलत चीजों के अंदर हमने पकड़ के रखे हैं, अपने डिवाइड करके रखे हैं, अपने आप को रोक के रखे हैं, उस चीज से हमें छुटकारा मिल जाए। और एवर वाइडनिंग, बड़ी सोच, ब्रॉड, ब्रॉड माइंडेड। देखो एक सेंटेंस होता है नैरो माइंडेड, हम हमेशा बोलते हैं अरे वो तो बहुत नैरो माइंडेड है। फॉर एग्जाम्पल के, हाँ, लड़की लोग को रात को घर से नहीं निकलना चाहिए, तो बहुत नैरो माइंडेड है ना? ऐसे बोलते हैं, मतलब एक्चुअली रात को क्यों निकलना चाहिए लड़की लोग को बाहर? मैं भी थोड़ा नैरो माइंडेड हूँ, नहीं 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 नहीं। पर सी,
ऑलवेज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कुछ चीजें हैं यू हैव टू फॉलो दैट इन द लाइफ। और लास्ट सेंटेंस क्या है, इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवे। यानी हमें वो जन्नत मिले, हेवन यानी जन्नत। किस चीज की जन्नत चाहिए हमें, आजादी की जन्नत। आजादी एक जन्नत है ना, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तो आजादी एक जन्नत है। माई फादर मीन्स ओ गॉड, गॉड को बोल रहे हैं फादर। लेट माई कंट्री अवेक, और मेरा जो देश है वो अवेक हो जाए। अवेक यानी जागरूक होना। अवेक, अवेक का क्या मतलब है, जाग, जाग जाए, सब लोग जाग जाए, सब लोग इस चीज के ऊपर काम हो जाए, ठीक है ना। He end with a powerful prayer for his country to awake into the free and enlightenment nation। हमारे देश में एनलाइटमेंट हो, हमारा देश जागरूक हो जाए। तो ये सब चीजें उन्होंने ऊपर वाले से मांगे अपने देश के लिए। सो ब्यूटीफुल ना, देश की देशवासियों के लिए उन्होंने कितनी अच्छी प्रेयर लिखी है। दुनिया के लिए कितनी अच्छी प्रेयर लिखी, बहुत अच्छा लिखा है। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होंगी। और मैं और एक चीज आपको बता दूं कि अगर इसमें पूछे कि इस पोयम से आपको क्या सीख मिलती है, द थीम, द हार्ट और द मैसेज ऑफ द पोयम क्या है, तो मैं रीड करती हूँ कि इन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, द थीम इज फ्रीडम, ट्रूथ, नॉलेज एंड यूनिटी। आप लिख लो, प्लीज लिखो, लिखो फटाफट लिखो। द थीम इज फ्रीडम, truth, knowledge, and unity. The poet dreamed of a country where people live fearlessly, guided by reason and honesty। देखो, हम fearlessly, वो बोलते ना माइंड में फियर ना हो, यानी fearlessly हम लोग कैसे रहे, fearlessly रहे, guided by reason। हमेशा हमारे पास एक मकसद होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रीजन, एक मकसद होना चाहिए। एंड ऑनेस्टी, और हम लोग बहुत ज्यादा मतलब बहुत सच बोलना चाहिए, इंसान को सच्चाई में चलना ही चाहिए। ये वेरी क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो आप लोग क्या चाहते हो कि ये इसके ऊपर पे फटाफट फटाफट आप लोग को आंसर्स भी बता दूं क्या, तो तुम लोग मतलब ये होगा ना, इजी हो जाएगा फटाफट। फिर टेक्स्ट बुक, तो अभी हम लोग टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 4 पे आ जाओ, इंग्लिश वर्कशॉप पे आप आ जाओ। नहीं, ये पहला वाला पेज पढ़ते हैं ना, पेज नंबर 2 पे देखो है पेयर अप विथ योर पार्टनर्स एंड मैच द टर्म विथ योर गिवन मीनिंग। पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला ह्यूमैनिज्म जो है, इसका जो आंसर है रैशनलिस्टिक आउटलुक टुवर्ड ह्यूमंस रेदर देन अ डिवाइन और सुपरनैचुरल वन। ई वाला है इसका आंसर। सेकंड में देखो पेट्रियोटिज्म, यहाँ पे आप जाओ और इसका जो आंसर है सी वाला है, क्वालिटी ऑफ बीइंग पेट्रियोटिक, विगरस सपोर्ट फॉर वन कंट्री। ठीक है। थर्ड देखो इंटरनेशनलिज्म जो है, तो ये तो बहुत इजी है, स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग इंटरनेशनल। फोर्थ वाला देखो लिबरलिज्म, आप देखो यहाँ पे ये बी वाला है, होल्डिंग लिबरल्स व्यू। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। देन लास्ट वन इज एनवायरमेंटलिस्ट, मेंटलिज्म, सॉरी, एनवायरमेंटलिज्म। तो इसका जो आंसर है वो ए वाला है, कंसर्न अबाउट एन एक्शन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो ये वाला आपको समझ में आ गया, इसके आंसर्स आ गए समझ में, ठीक है। अभी सेकेंड वाला देखो, पोयम एंड इंग्लिश आर इन डिफरेंट टाइप, और उसके नीचे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो ऊपर के वर्ड्स है इसको नीचे फील करना है। बहुत ज्यादा ये आते नहीं है, बट देन दिया हुआ जो टेक्स्ट बुक है वो जरूर पढ़ना चाहिए। तो नीचे देखो, अ लॉन्ग स्टोरी पोयम ऑफन मिथिकल जो होता है वो उसको बोलते हैं एपिक। A short story poem with a message, a ballad, a poem of 14 lines, sonnet, a song like poem lyrics, a poem with no uniformity of rhythm, rhyme, rhythm, etc. Free verse कहते हैं उसे। A poem set in picturesque, rustic and background, idle,
A sad poem lamenting death of loved one. Elegy, a 5-line short funny poem with rhyme scheme. Aba, limerick, a poem written just to create humorous. तो ह्यूमरस का मतलब ही क्या होता है? हंसी। तो ये आपका ये वाला पेज का हो गया। कम टू द पेज नंबर 4। जल्दी फटाफट फटाफट करते हैं। इंग्लिश वर्कशॉप पे आप आ जाओ। यहाँ पे आप देखो, Tagore wishes for a nation where people are truthful. If your notebook, write down lines from the poem as a proof of following. यानी कौन सी लाइन से हमें ये समझ में आता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसके भी आंसर्स फटाफट लिख के लो बच्चे लोग, तो ताकि आप लोग फटाफट ये यहीं से ये वीडियो में से आपका पूरा हो जाएगा। तो टाइगर wishes for a nation where people are truthful, कौन सी लाइन से मालूम पड़ता है? ये लाइन है where words come out from the depth of truth। अंडरलाइन करो, ये वाले लाइन से आपको ये मालूम पड़ता है इसका मीनिंग। The poet would like everyone to work hard to reach their goal and in the long run to reach perfection। ये कौन सी लाइन से मालूम पड़ता है? Where tireless striving stretches its arm towards perfection। ये वाली लाइन से हमें पता चलता है। फिर थर्ड वाला क्या है? द पोएट विशेस दैट एवरीवन इन हिज कंट्री होल्ड हिज हेड हाई इन डिग्निटी। ये कौन सी लाइन से मालूम पड़ता है? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। इस लाइन से हमें ये मालूम पड़ता है। फिर देखो, द पोएट ड्रीम ऑफ अ नेशन वेयर नॉलेज शुड बी फ्री टू ऑल। तो ये कौन सी लाइन से मालूम पड़ता है? ये वाले लाइन से, वेयर नॉलेज इज फ्री। ये लाइन से हमें समझ में आता है। बहुत ईजी है, समझ रहा है बट बच्चे लोग, ये बहुत इजी है ना। द पोएम इज अ प्रेयर। कैसे मालूम पड़ता है कि ये पोएट्री नहीं है, ये प्रेयर्स है? तो ये वाला लाइन है, वेयर द माइंड इज लेड टूवर्ड फॉरवर्ड बाय थी। मैंने बोला थी का मतलब जो ऑलमाइटी को हम बोलते हैं थी, तो ये थी वाले सेंटेंस लिख देना। और दूसरा वाला सेंटेंस, सेकंड वाला भी पॉइंट है जिसमें वो फादर बोलते हैं, फादर भी ऊपर वाले को ही बोला जाता है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फटाफट 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 करते हैं। चलो 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 चलो, ठीक है। अब यहाँ देखो, रीड द कॉलम केयरफुली एंड मैच एक्सप्रेशन विद योर मीनिंग। द हेड इज हेल्ड हाई, इसका आंसर सी है। अ पर्सन विद सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ possessing it। नैरो डोमेस्टिक वॉल, इसका क्या मीनिंग है? नैरो माइंडनेस। मैंने बोला ना, नैरो माइंड, ब्रॉड माइंड। नॉलेज इज फ्री, इसका क्या मीनिंग है? एजुकेशन इज गिवन टू ऑल। डेप्थ ऑफ ट्रूथ, इसका मीनिंग क्या है? सिंसियरिटी ऑफ हार्ट, बी वाला। माइंड इज विदाउट फियर, ए वाला, अ फियरलेस पर्सन। स्ट्रेचेज इट्स आर्म, एच वाले पे आओ, एम एट परफेक्शन। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ये जी वाले पे जाओ, क्लियर थिंकिंग। और डेड हैबिट, एफ वाले पे जाओ, ड्राइड इनफर्टिलिटी लैंड ऑफ सैंड। देखो, ड्राइड या इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल, सॉरी, इनफर्टाइल लैंड ऑफ सैंड। ठीक है, तो जो इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है? बंजर। बंजर जमीन जो होती है उसको कहते हैं, जो रेत से भरी होती है, जिसमें कुछ भी नहीं उग पाता है, उसको बोलते हैं इनफर्टाइल। ड्राइड यानी सूखा हुआ। ठीक है, और उसके बाद में 9th वाला है, एवर वाइडनिंग थॉट्स एंड एक्शन, इसका क्या मीनिंग है? ब्रॉडनिंग एंड आउटलुक एंड एटीट्यूड। ब्रॉडनिंग द आउटलुक यानी हमारी सोच को, हमारी नजरिए को, आउटलुक यानी हमारी नजरियों को बड़ा करो, सोच को बड़ा करो। और हमारा जो एटीट्यूड है वो भी बड़ा होना चाहिए। बड़ा इन सेंस मतलब ऐसे झटकता पटकने को एटीट्यूड नहीं बोलते। किसी के भी सामने नरमी हो, जितना भी इंसान बड़ा हो उसके अंदर जो नरमी होनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है मेरी जान? ठीक है, फटाफट फटाफट आगे भी बढ़ते हैं। हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट? कैसे हम, इसका आंसर क्या है?
देना है आप लोग को आंसर कि नहीं देना है, बताओ। मैं रीड करती हूँ फटाफट। हाउ इज द वर्ल्ड ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट। आप ये वीडियो को पीछे करके आप लोग को लिखता रहेगा तो लिख लेना, ठीक है, मैं दे देती हूँ। द वर्ल्ड इज ब्रोकन इनटू फ्रेगमेंट बाय division on the basis of religion, caste, class, race, and color in societies all over the world. Explain what the tireless striving should uh, be for. Tireless striving should be to attain one's goal as well as to achieve perfection. फिर क्या है? Where comes out from the depth of truth, explain in your own words. It means people should speak honestly and truthfully from their heart without fear. ठीक है। उसके बाद में क्या है? Who is Thi in the poem, or what does the poet appeal Thi to do? Thi is God. मैंने बोला ना, Thi is God. The poet wishes God to awaken his country into a heaven of freedom. तो ये भी हो गया। उसके बाद में देखते हैं, what quality does the poet wish to inculcate in his countrymen? Inculcate मतलब डालना चाहते हैं, उनके अंदर जगाना चाहते हैं। कौन सी वाली क्वालिटी? In the poem where the mind is without fear, Rabindranath Tagore wishes to inculcate many noble qualities in his countrymen. The poet wishes his countrymen to be fearless, truthful, and hardworking. Very important. समझ में आया? Fearless, truthful, and hardworking. He wants them to have broad mind and live the unity without division. सोच को बड़ी रखना है और यूनिटी होना चाहिए, और उसमें डिविजन नहीं होना चाहिए। डिविजन मतलब ना कास्ट क्रीड वाला। दे शुड बी गाइडेड बाय रीजन, नॉट ब्लाइंड फेथ। उनके पास एक मकसद होनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अंधा नहीं, अंधविश्वास। एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर परफेक्शन, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए परफेक्ट होने की। ही अ ड्रीम ऑफ अ नेशन फुल ऑफ फ्रीडम, नॉलेज एंड डिग्निटी। एक ऐसा नेशन चाहिए उनको जहां पे आजादी हो, नॉलेज यानी ज्ञान, एंड डिग्निटी, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत। फिर उसके बाद में है, ये हो गया। फिर कहाँ पे हम आ गए? राइट इन योर नोटबुक योर ओन रिस्पॉन्स एंड जस्टिफाई नेटेड। इज द पोएम अ प्रेयर फॉर इंडिया अलोन? द पोएम is a prayer for India alone, but it is also relevant for countries all over the world. ये खाली इंडिया के लिए है, लेकिन फिर भी वो वर्ल्ड की बात तो उसमें लिखते ही हैं, लिखे हैं उन्होंने, ठीक है ना। What should be the word we speak reflect? The word we speak should reflect a sincerity and truthfulness. अभी sincerity और truthfulness में फर्क क्या भाई? ट्रूथ और सिंसियर में क्या फर्क है? ट्रूथ मीन्स सच्चाई और सिंसियर मीन्स वफादारी, फेथफुल। समझ में आया? बेसिक थिंग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम दोनों चीज को एक ही बोलते हैं, सच्चाई सच्चाई नहीं। ट्रूथ सच्चाई है, सिंसियर मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं अपने माँ बाप की बहुत सिंसियर बेटी हूँ। मैंने कभी उनसे झूठ नहीं बोला, कभी कुछ छुपाया नहीं, मैंने सच बोला और मैं सिंसियर थी उनके लिए। तो सिंसियर अलग होता है, ठीक है ना। समझ में आया? तो हमें सिंसियरिटी चाहिए और हमें ट्रूथफुलनेस चाहिए। What should people keep on widening? How can it be done? People should be keen on widening on their attitude and outlook. This can be done by getting rid of the prejudice, traveling to different places and through education. अपनी सोच को, अपने वहम को, अपने परसेप्शन को, अपनी जो मैंने सोच के रखा हुआ है कि नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना है, वो अच्छे लोग नहीं है, ये मेरा परसेप्शन है, ठीक है ना। इस चीज को मुझे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। From what darkness of the night should our nation awaken? Our nation should awaken from the darkness of prejudice, यानी perceptions, division of society, and old tradition, rituals, and customs that are harmful, imparting of knowledge to select people in sincerity, untruthfulness, fear, and lack of self-respect. ठीक है, मैंने सब लिख के रखा है कि मैंने आप बच्चे लोग को सब दे दूंगी,
एक ही वीडियो में हो जाएगा फिर। उसके बाद में हम कहाँ पे आए हैं? What attribute of Rabindranath Tagore does the poem Pray reflect? The poem reflect Rabindranath Tagore. Uh, okay, the poem reflect Rabindranath Tagore patriotism uh, and love for his country, and clear thinking, his broad outlook, his scientific attitude, and his emphasis on hard work. Patriotism भी है भाई। patriotism यानी देशभक्ति। Understood? Patriotism यानी देशभक्ति। What effect does repetition of the word where at the beginning of the line achieve? हर जगह where उन्होंने स्टार्ट किया तो उससे क्या फायदा हो रहा है? The repetition of the word where at the beginning of the each line give a musical touch to the poem. Easy? Okay. For example of metaphor from the poem. पोएम में आपको मेटाफर, एक फिगर ऑफ स्पीच है, ग्रामर का पार्ट है। मेटाफर यानी क्या होता है? मेटाफर होता है हम दो चीज को जब कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक, एज एंड सो, ऐसा होता है। तो ग्रामर में इसमें करवा दूं कि नहीं करवाऊं, कि मैं फिर अलग से ग्रामर करूं? ठीक है, मैं तुमको आंसर बता देती हूँ उसका। उसको एक्सप्लेन बाद में करते हैं अपन। क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, योर रीजन हैज बिन इम्प्लिसिटी कंपेयर टू द क्लियर स्ट्रीम। ठीक है, रीजन को क्लियर स्ट्रीम से कंपेयर करें, कोई भी कंपेयर करते हैं लेकिन उसके अंदर हम यूज नहीं करते हैं लाइक एज, तो उसके लिए उसको हम मेटाफर बोलते हैं। और dairy desert sand of dead habit, your old habit have been compared to dairy desert sand, इसके लिए ये भी मेटाफर में ही आ रहा है। ठीक है ना? उसके बाद में आपको लिखना है आइडल स्कूल के ऊपर लिखना है और वो करना है। और इसके अंदर और भी है। इस पोएट में फिगर ऑफ स्पीच में और एक आता है एलिट्रेशन, हेड इज हेल हाई, जहां पे एच जो अल्फाबेट है वो घड़ी घड़ी रिपीट हो रहा है, इसके लिए एलिट्रेशन उसमें आ जाता है। इसका ना आपको एप्रिसिएशन भी लिखना है पोयम का, तो उसको कैसे लिखेंगे आप? जो मैंने आपको अभी सब बताया है उसको सबको ज्वाइन करना है, सब आंसर्स को। मैं तो ऐसे ही करती थी, सब आंसर्स को ज्वाइन किया और एप्रिसिएशन बन गया। द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो अभी आप लोग को याद हो गया है। वन ऑफ द इंडिया ग्रेटेस्ट पोएट एंड थिंकर, ये भी आपको समझ में आ गया। द पोयम इज टेकन फ्रॉम हिज फेमस कलेक्शन गीतांजलि, ये भी याद हो गया। देयर इज नो फिक्स्ड राइम स्कीम इन दिस पोयम, इट्स रिटन इन द फ्री वर्स। इसको फ्री वर्स में लिखा है सर, राइमिंग वर्ड नहीं लिखा है इसमें। राइमिंग वर्ड का मतलब समझ में आता है, जैसे हम शेरो शायरी लिखते हैं तो उसमें कैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, एक दूसरे के अंदर मिले हुए वर्ड्स होते हैं। अब मैंने मेरी एक पोइट्री है जो मैं अपने बेटे के ऊपर लिखी हूँ, कि उसमें एक लाइन आपको बताती हूँ कि दो ही इज ओनली 5 बट ही टीचेस मी द लेसन ऑफ लाइफ। तो 5 को मैंने लाइफ से राइम किया है। बहुत खूबसूरत पोयम है, कभी सुनाऊंगी मैं, मेरे बेटे के ऊपर लिखा है। फिर हम कहाँ पे आए थे? यहाँ पे। It is written in the free verse which make it flow like heartfelt prayer. The central idea or the theme of the poem is the poet dream of a free and idle nation. Tagore pray for a country where people live without fear, with dignity and where knowledge is free to all. कितना easy है ये तो, घड़ी घड़ी वही बात आ रही है। He wants his countrymen to be truthful, united and guided by the reason rather than by blind belief. The poem expresses his deep desire for progress, harmony, and enlightenment. It is a beautiful blend of patriotism, spirituality, and hope. The language is simple yet powerful, and the tone is devotional and inspiring. The poem has several figures of speech such as metaphor, clear stream of reason, personification, tireless striving, straightened psalm, alliteration, head is held high, and repetition, the word where.
देखो एलिट्रेशन और रेपिटेशन में खाली इतना आज मैं आपको फर्क बताती हूँ। एलिट्रेशन में अल्फाबेट्स जो है, अल्फाबेट का मतलब समझ में आता है A to Z, ABCD अल्फाबेट। तो इसमें H डबल घड़ी घड़ी आया तो इसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे। और रेपिटेशन में जहाँ वर्ड घड़ी घड़ी आता है, जैसे वेर, हर जगह उसने वे लिखे हैं उन्होंने, इसके लिए उसको हम काय में बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेपिटेशन। और मेटाफर कंपेयर करना होता है विदाउट यूजिंग एनी लाइक एस ने यूज कर रहे हैं, इसके लिए मेटाफर होता है। और पर्सनिफिकेशन तो बहुत इजी है। आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग को इंसान समझ के बात कर रहे हो तभी उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला है टाइलिस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस आर्म, यानी एक ना थकने वाली कोशिश ने अपने हाथ फैलाए हैं। तो आप बताइए कि ना थकने वाली कोशिश, कोशिश जो है क्या वो इंसान है? नहीं, एक इमेजिन है। तो उसने, हमने कहा कि उसने अपने हाथ फैलाए हैं, उन्होंने अपने आर्म्स फैलाए हैं, इसके लिए उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। आई बिलीव ये हमारा आज का सब लेसन इसमें आ गया है। डन डना डन डन, ठीक है ना? तो मैंने आप लोग को मैंने सब करवा दी, क्वेश्चन आंसर भी करवा दी, मैंने आपको पोएट्री भी समझा दी। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, अल्लाह कामयाब करे। बहुत कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग को कुछ अच्छे से कुछ समझा पाऊँ, आपका 10th का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए। और दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं सेकेंड लेसन भी ऐसे ही करूंगी कि उसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर के साथ में सब फटाफट फटाफट समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है ना बच्चे लोग? खुश रहो, बहुत पढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बहुत प्यार करो, बहुत इज्जत करो अपने माँ बाप की। तो आप लोग के ऊपर उन्होंने इतनी सारी चीजें, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना प्यार सब लुटा दिया है, और एक ही चीज चाहते हैं कि आप 10th में बहुत ज्यादा आप 10th पास हो जाए। बिफोर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ में 10th में क्या हुआ था। मेरा पहला सब्जेक्ट जो था वो इंग्लिश का था, और मैं मेरे नाना नानी के पास रहती थी, तो वहाँ मेरे अब्बा अम्मी सब आए थे। मुझे सब बिल्डिंग में सब ने मुझे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बोला, और सब मैं बाहर निकली, सब पूरा ऐसे गैदरिंग था जैसे मेरी विदाई हो रही है। मैं विदाई हो रही हूँ करके सब पूरे जन मुझे ऑल द बेस्ट बोले। मैं बहुत फेवरेट हूँ अपने बिल्डिंग में, बहुत फेवरेट थी। सब जन ने मुझे बोला, एंड अचानक मैंने टर्न करके अपने अब्बा को बोला, मैं तो भूल गई, अब्बा मैं भूल गई मेरे को। तो फिर अब्बा सब परेशान हो गया, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी एग्जाम देने, मैं तो भूल गई, मैं ब्लैंक हो गई, मैं नहीं जा रही एग्जाम देने, मुझे अब कुछ भी नहीं याद आ रहा है। सब पैनिक कर गया कि अभी क्या होगा, अभी बोर्ड एग्जाम में ये पहले दिन ही बोल रही है कि नहीं जाऊंगी, बोलती है नहीं, इतना पढ़ी है, इतनी मेहनत करी है। तो सब समझाने लगे। फिर मेरे अब्बा ने सबको खामोश किया और मुझे बोले, एकदम शांति से बिठा के 5 मिनट बिठाए मुझे, और बोले कि बेटा देख, मेरे खानदान में किसी ने इंग्लिश मीडियम में 10th नहीं किया है, तो तू पहली एक ऐसी मतलब मेरी औलाद रहेगी जो इंग्लिश मीडियम में पहला बच्चा 10th करने जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे कर बेटा, तू जा एग्जाम में, क्लासरूम में जाना, और बोर्ड एग्जाम में क्या करना, जब पेपर पे आंसर शीट पे अपना नाम लिख के और अपना नंबर लिख के, और बेटा बाहर निकल जाना, मत लिखना पेपर, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं पेपर में, तुझे नहीं याद आ रहा है ना, कोई बात, इतना तो कर सकती है ना बेटा, अपना नाम लिख सकती है और अपना वो सब लिख के तू वापस आ जाना। तो मैंने बोला हाँ इतना तो मैं कर सकती हूँ, ये तो मुझे याद है, लेकिन अब बस सच्ची में मुझे कुछ याद नहीं, मेरे को बहुत भूल गई मैं। तो फिर अब्बा ने बोले ठीक है मैं बाहर खड़े रहूंगा अभी। मेरा बड़ा भाई जो था वो 9th में था ना, तो वो मुझे छोड़ने, मेरा बहुत दूर बोर्ड लगा था उस जमाने में। मेरा मेरे मेरे नेक्स्ट ईयर से फिर ये रूल निकला कि सब नजदीक नजदीक ही बोर्ड में, मतलब स्कूल में नंबर लगेगा। मेरे नंबर बहुत दूर, मुझे रिक्शे में जाना पड़ता था। अब्बा बोले बस में नहीं जाना, पढ़ते हुए जाना रिक्शे में। बड़ा वाला भाई साथ में आता, वो मेरे को बहुत चिल्ला रहा था, इसका नाटक ही रहता है, बहुत ड्रामा करती है, बहुत ड्रामा करती है। तो मैं ना ले गई वहां पे क्लासरूम में, और मेरा जो बैच था वो फर्स्ट, हमेशा लकी, मतलब लकी बोलो या अनलकी बोलो, टीचर के सामने मेरे को हमेशा मिलता है फर्स्ट बेंच।
तो मैं वहां जाके बैठी, बहुत दिल धक 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 धाम 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 ऐसे बाम 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 हो रहा था। मैंने बोला मैं क्या करूं क्या करूं। फिर आंसर शीट मिलता है पहले, तो मैंने आंसर शीट लिया। फिर हमारे स्कूल में हमको टीचर लोग बोलते थे उसको लाइंस डालने का, ऐसे मार्जिन बनाना है। वो लोग मार्क्स लिखने के लिए, टीचर के लिए उन लोगों को एक मार्जिन बना के छोड़ना है आपको। एक लाइन ऐसे आपका जो है मार्जिन, उसके अंदर आप अपना मार्जिन डालो, क्योंकि आप फर्स्ट लिखोगे ए लिखोगे ए के लिए। बहुत हमारे स्कूल में हमारे को बहुत सारे ऐसे सिखाते थे। तो वो सब मैंने लाइन वाइन बनाया, उस पर अपना नाम लिखा, अपना जो नाम पर नंबर रहता है, रोल नंबर मिलता है अपने को कार्ड। तो वो सब मेरा सब अच्छे से हुआ, बैठी। बस मैंने बोला अब मैं निकल जाऊंगी। फिर मैं बोला थोड़ा क्वेश्चन पेपर देख लेती हूँ, शायद कुछ आ जाए। फिर जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जो लिखना स्टार्ट किया, लिखते गई लिखते गई लिखते गई लिखते गई लिखते गई। मैंने कम से कम सप्लीमेंट मैंने कितना लिया है पता है आप लोग को? मेरा टोटल मेन सप्लीमेंट के अलावा मेरा कम से कम 12-13 पेजेस सप्लीमेंट्स मैंने लिया। इतना लिखी हूँ, बल्कि मैं हमको 3 घंटे का पेपर था, मैंने पानी भी नहीं पिया और मैं उठते भी नहीं थी। वो लोग मुझे फटाफट, अरे मेरे पीछे मेरे भाई का दोस्त भी बैठा हुआ था, वो मेरे भाई को बोला इतना लिखी है तेरी बहन ने, इतना लिखी है, तो उसको बोला याद ही नहीं। और फिर जब मैं बाहर निकली तो मेरे अब्बा खड़े थे, वो उनके दोस्त अब्बा के दोस्त भी थे, वो भी खड़े थे। तो बोला अरे बेटा तू निकली नहीं बाहर, मैं तो वेट कर रहा हूँ कब से। तो मैंने कहा, अब्बा मुझे तो याद आ गया सब, मैंने तो पूरा पेपर किया, मैंने तो पूरा पेपर किया, ऐसे पूरा। फिर अब्बा ने, अच्छा ठीक है तू अभी घर जा, मुझे काम है, मैं बाद में आता हूँ। फिर जाके कल आना है पेपर देने की, कल नहीं आएगी? और नहीं नहीं मैं आऊंगी मैं आऊंगी। तो भी जाके पढ़ो, चलो जाओ फिर पढ़ो। तो ऐसा होता है। आप लोग पैनिक नहीं करना है, ये सबके साथ होता है। तो इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है मेरी जान, मेरे बच्चों लोग। तुम लोग बहुत इंशाल्लाह इजी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो मुझे लिखना कमेंट में, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो फिर चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू, बंडल ऑफ ब्लेसिंग एंड बंडल ऑफ लव।